नमस्कार मित्रों। कल यानी 5 दिसंबर 2024 को आज़ाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने अपना रास्ता अलग तय कर लिया था, हिंदू की डगर छोड़कर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो ले ली थी, लेकिन अपने विदाई भाषण में फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर फिर आऊँगा। और वो समंदर लौट कर तो आ रहा है, लेकिन सुनामी के रूप में। एमबीए की जो मंशाएं थीं उनको ऐसा डुबोया कि सुनामी भी क्या करेगी। कहाँ वो दावा ठोक रहे थे, आखिरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। क्योंकि भले उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो सांसदों और विधायकों के मामले में, लेकिन इकोनॉमी के मामले में महाराष्ट्र सबसे प्रमुख राज्य है। उसे नंबर 1 बेझिझक कहा जा सकता है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। बहुत कुछ इस चुनाव पे निर्भर था। हरियाणा चुनाव में मात खाने के बाद जो लोकसभा में इन लोगों की हौसला अफजाई हुई थी, उसको देवेंद्र फडणवीस की सुनामी ने बिल्कुल तबाह कर दिया। लेकिन राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ, बड़े बड़े टीवी चैनल ऐसा तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, या कोई भी नहीं मान रहा था, स्वयं फडणवीस भी, कि महायुति को इतनी जबरदस्त जीत मिलेगी। सुनामी की उम्मीद नहीं थी, बड़ी बड़ी लहरों की उम्मीद अवश्य थी उन्हें। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि तमाम राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों और स्वयं फडणवीस की उम्मीदों से बढ़कर जीत महायुति को मिली, तो वहीं करारी हार एमबीए को महाविकास अघाड़ी को मिली। इसके पीछे का कारण अभी तक हम देख रहे हैं। कई दिनों से कोई चैनल, कोई विशेषज्ञ स्पष्ट तौर से नहीं बता सका है। और हम जैसा कि लगातार करते आ रहे हैं, और अपने जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उन्हें हम अपना परिवार का ही मानते हैं। उनका भरोसा हमने ऐसे ही नहीं जीता है। चाहे वो पेंशन के मामले में, कर्मचारियों के मामले में हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें 99% खरे उतरे हैं। वहीं राजनीति जो बेहद टेढ़ा विषय है, किसी भी यूनिवर्सिटी में राजनीति नहीं पढ़ाई जाती। राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है, लेकिन राजनीति नहीं पढ़ाई जा सकती है। एक अनपढ़ आदमी पीएचडी वाले पर भारी पड़ता है, और ये प्रूव हो चुका है उत्तर प्रदेश में। अफजाल अंसारी ने जब सिन्हा जी को हराया था, मनोज सिन्हा जो वर्तमान में एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, खैर वो पुरानी बात हो गई। तो हम बताने जा रहे हैं, और जो बताएंगे कारण आप लोग भी जो इन कारणों की तलाश में होंगे, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, वो हमसे 100% सहमत भी हो जाएंगे। क्योंकि हम कोई तुक्केबाजी के आधार पर कोई विश्लेषण नहीं करते हैं, अनुमान नहीं लगाते हैं। हम उसके लिए महत्वपूर्ण जो कारण होते हैं, कारक होते हैं, उनको बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए। ये चुनाव 2 गठबंधनों या महागठबंधनों के बीच था। दोनों तरफ 3-3 बड़े दल शामिल थे, और 2-2 दल कॉमन थे। कांग्रेस और भाजपा जहां 2 राष्ट्रीय दल थे, तो वहीं पर एनसीपी वर्सेज एनसीपी, चचा भतीजा,
और वहीं शिवसेना वर्सेस शिवसेना, उद्धव गुट और शिंदे गुट। तो एक तो इन दोनों की भी असली नकली की परीक्षा थी, लड़ाई थी। लोकसभा चुनाव में जो जिन्हें असली चुनाव आयोग ने करार दिया था वो पस्त हो गई थी, और जिन्हें बताया गया था कि नहीं ये असली शिवसेना या एनसीपी नहीं है, उन्होंने लोकसभा में बढ़त बनाई थी। कांग्रेस भी भारी पड़ी थी बीजेपी पर, तो उनके उत्साह बढ़े हुए थे। लेकिन हमने कारण पहले बताया था कि 2/3 बहुमत भाजपा को मिलेगा। कारण क्या है कि एक तो खटाखट नहीं है, दूसरे जो हिंदुत्व की लहर पैदा कर दी है योगी जी ने, अगर बटोगे तो कटोगे वाले नारे से, हालांकि मोदी जी ने उसको थोड़ा सा लिपाई की थी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन ऐसे नारे कारगर नहीं होते हैं। अपीलिंग तो वो है जो झकझोर दे, तो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटोगे तो कटोगे योगी आदित्यनाथ, ये तो सब जीत के लिए था। और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो हथियार था खटाखट वाला, वो नदारत था, कोशिश उन्होंने की लेकिन मोथरा हथियार। और कॉमेडियन शो राहुल का ज़्यादा रहा अंत में कि एक हैं तो सेफ हैं, वो तिजोरी लेके आ गए थे। तो एक अजीबोगरीब नौटंकी उन्होंने की थी। लेकिन जो इतनी बम्पर जीत मिली है उसके पीछे कारण ये है, अब वो कारण बता रहे हैं, बिल्कुल सरल एक बड़ा कारण। जीत तो हर हाल में महायुति की होनी ही थी जैसा माहौल था। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस जो अपनी शिवसेना और एनसीपी को सीटों का बंटवारा किया था वो लगभग बराबर था। कांग्रेस कुछ सीटों पे ज़्यादा चुनाव जरूर लड़ी, लेकिन शिवसेना और एनसीपी को उन्होंने उद्धव गुट और शरद पवार गुट को लगभग बराबर सीटें दी थी। तो तीनों पार्टियां बराबरी से लगभग लड़ी और ये लगभग खुलेआम कहा गया कि जिसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी मुख्यमंत्री उसी का होगा, उसी का बनेगा। इसलिए कोई फेस सीएम का डिक्लेयर नहीं किया गया। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ये कोई रिश्तेदार नहीं, भाई भी राजनीति में सगा नहीं होता। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को देख लो, चचा भतीजे को देख लो, तो फिर गुरु चेला शिंदे और उनको देख लो, गुरु भाई के साथ उन्होंने वो किया। तो यहाँ तो बात ऐसी थी कि जो पुराने दुश्मन ही थे वो शिवसेना के, कांग्रेस और एनसीपी। तो यहाँ पर ये था कि अगर ये कैंडिडेट जीत जाएंगे इनके तो ये भारी पड़ेंगे। तो उन्होंने खुद की जीत के लिए तो कोशिश की, लेकिन दोनों को हराने के लिए लग गए वो। तो एक ये इतना बड़ा कारण बना कि ये नाम मात्र का गठबंधन था। संतरा छाप, नागपुर के जो संतरे हैं, महाराष्ट्र में ही है सबसे ज़्यादा संतरे होते हैं। ऊपर से तो खोल एक था, लेकिन अंदर से बिखराव था। एक दूसरे को वोट ट्रांसफर जानबूझ के नहीं कराए गए, हरवाने की कोशिशें हुई। परिणाम सामने है कि ये इतनी बड़ी, इतनी करारी पराजय एनडीए को हुई। दूसरी तरफ महायुति में दोनों को मालूम था कि भाई हमें जीतना है, सत्ता हासिल करनी है। और शिंदे को ये नहीं डायरेक्ट कहा गया कि भाजपा का बनेगा। अजीत तो न्यूट्रल थे, उन्हें तो मालूम था वो सीएम फेस हैं ही नहीं, डिप्टी सीएम तक वो संतुष्ट थे। दूसरी बात शिंदे की, अमित शाह ने पीठ थपथपाई पीड़ितों की और बोला हमारा मुख्यमंत्री तो भाई एनडीए का शिंदे है ही। ये उन्होंने कुछ कहा नहीं और ये बोला भाई उसके बाद भी एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा, किसी ने नहीं कहा कि इस दल का बनेगा। उसका ये हुआ कि तीनों एकजुट होकर चुनाव लड़े। साथ ही योगी के नारे को काउंटर जो अजीत पवार ने किया था वो भी एक रणनीति का हिस्सा था कि जो मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, जहाँ जैसे नवाब मलिक की बेटी सना मलिक जीती है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहाँ पे स्वरा भास्कर के पति फहाद हुसैन को सना नवाब ने हराया, तो वो रणनीति का हिस्सा था।
उन्होंने योगी के नारे को नकार दिया था कि भाई ये इस टाइप की बात हम नहीं समर्थन करते, इसकी आवश्यकता महाराष्ट्र में नहीं। लेकिन यही नहीं, मुस्लिम परसेंटेज जहां अच्छा खासा था, भाजपा ने सबसे ज़्यादा 14 सीटें जीती, यानी वहाँ ध्रुवीकरण हिंदुओं का तबीयत से हो गया। तो कुल मिला के साफ तौर से इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर एमबीए का महाविकास आघाड़ी की करारी हार का रहा कि आपस में कोई तालमेल नहीं, संतरा छाप नागपुर वाला संतरे वाला इन्होंने अपने को साबित कर दिया, एक दूसरे को हराने में अंदर खाने काम किया। जबकि महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत के साथ एकजुटता के साथ लड़ी और जो बाहर खटपट थोड़ा था वो भी एक प्लानिंग के तहत थी जो अजीत ने काउंटर किया था और वो उसमें सक्सेस हुए। तो फिर वही बात कि फडणवीस समंदर की तरह लौट के तो आए लेकिन सुनामी लाए, और कल 3 लोग ही, क्योंकि 3 पार्टियां हैं, तीनों का एक एक, भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस शपथ लेंगे आज़ाद मैदान में, वहीं शिंदे साहब भी जैसे पिछली सरकार में फडणवीस ने मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, बीमार शिंदे साहब जब शपथ ले लेंगे तो धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और अजीत दादा पवार भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम इस तरीके की राजनीतिक विश्लेषण का जो है आप लोगों को आनंद प्रदान कर सकें। धन्यवाद।